हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपके जेके एसएसबी की जो एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। आपको पता है 28 जून को आपका एग्जाम रहने वाला है। तो अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन करने के लिए किरोश एकेडमी की ऐप पर जेके एसएसबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो 25 स्टूडेंट है उनके लिए ही ये ऑफर है और ये ऑफर कल से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू आप पढ़िए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और बैक टू बैक जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड आपको मिलेंगे, उसके एमसीक्यूज भी। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके एसएसबी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद condition affecting connective tissue resulting in impaired wound healing. Which type of connective tissue is most likely involved in the epithelial tissue, cartilage, adipose tissue या फिर ब्लड? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। क्या करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे? चलिए आंसर करिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वन पूछा गया है। पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कंडीशन अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो देखिए इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है तो हम बात भी किसी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो इन चारों में से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है सबसे पहले तो वो बात करेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ही हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो भी हीलिंग का प्रोसेस होता है कहीं पे भी वुंड के लिए या बॉडी में, तो वो कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू का। इपिथेलियल अपने आप में एक अलग टिश्यू है। ये किसी भी तरह के स्किन या वस्कुलर लीजन को हील करने में कोई हेल्प नहीं करता है। ये लेयर का प्रोटेक्शन वगैरह करता है इपिथेलियल टिश्यू, लेकिन ये वस्कुलर चीज में या हीलिंग के प्रोसेस में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक अलग स्ट्रक्चर होती है, इसका भी हीलिंग के प्रोसेस में या फिर कनेक्टिव टिश्यू से इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। एडिपोज टिश्यू एक तरह का फैट टिश्यू है जो कुशन का काम करता है, इसका भी कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट बचा कौन सा? ब्लड। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट जो भी चीज जानी होती है, ऑक्सीजन वगैरह सब इसके थ्रू जाएगा और हीलिंग का प्रोसेस यही बेहतर और बेस्ट बनाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन सा है? ब्लड। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, during a routine gynecological examination, a healthy woman is informed by her doctor about a specific microorganism that naturally live in the upper two-third of vagina and play a role in maintaining its normal function. Which organism is commonly present in this area in healthy woman? आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतने 8-10 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और फिर हम सोचेंगे अरे यार इसका कितना टफ क्वेश्चन होगा। एक्चुअली जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी उसका आंसर, ये हमेशा याद रखिएगा। वो सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी आंसर निकल के आएगा इसका। तो चलिए, अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना में आप सभी को पता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो वजाइना को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है ताकि किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर ना करे, और सी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। ट्राइकोमोनियासिस नहीं होगा, ट्राइकोमोनियल वजाइनाइटिस इंफेक्शन कॉज करता है ये। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, मोनोलियासिस कैंडिडा का इंफेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, डॉर्डेलिन बेसिलस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं है ऐसा पूछा गया है। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है? एवरीवन सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। आंसर करिए, कौन सा न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं है? तो देखिए एंजाइटी, ओसीडी और एक्सोजीनस डिप्रेशन जो होता है ये तीनों न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। कौन से डिसऑर्डर है?
न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया अकेला जो होता है वो आपके साइकोटिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है? साइकोटिक डिसऑर्डर है। एंजाइटी, ओसीडी और डिप्रेशन, ये तीनों चीजें न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले जो आपके स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होने के जिसके अंदर आपका माइंड, आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर, इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है और उस पर्सन को पता ही नहीं चलता, वैसी चीजें इसके अंदर चेंज होती है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एजिटेशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है इस केसेस के अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया वाले कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है इसमें होता क्या है, तो डोपामिन जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया में स्पेशली क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले केस में डोपामिन, आपने सुना होगा डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो इस डोपामिन वाले न्यूरोट्रांसमीटर की इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस डोपामिन के इंक्रीज होने की वजह से हमें स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को। नेक्स्ट है ओसीडी। ओसीडी जो होता है इसके अंदर सीरोटोनिन, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें जो पर्सन जो रहता है उसको कंपल्जन रहता है और उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हैंड वॉश करके वो आया, उसको लगे मेरे हाथ गंदे, दोबारा धोने जाएगा, इस तरीके से कंडीशन होती है। यानी कि उसको जो रहेगा ओसीडी टाइप रहेगा, कहीं पे भी कुछ गंदा होगा पहले साफ नहीं करेंगे ना, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी या फिर उन्हें एंजाइटी रहेगी कि ये गंदा है गंदा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल जो रहेगा ओसीडी में वो डिक्रीज देखने को यहाँ पर मिलेगा, इस वजह से, और एक्सेसिवली कम होता है, इस वजह से ओसीडी देखने को मिलता है। नेक्स्ट द एंजाइटी वाला जो कंडीशन होता है, एंजाइटी वाले केसेस में क्या होता है, जो गाबा होता है, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एंजाइटी जो होती है उसके अंदर इस गाबा का लेवल जो रहता है वो ब्रेन में डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। गाबा एंजाइटी मतलब कि एक पैनिक एंजाइटी होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी होता है, यानी कि पर्सन किसी भी थॉट को सोच के या किसी घटना को सोच के अचानक से उसको बीपी बढ़ जाएगा, अचानक हार्ट रेट बढ़ जाएगी, अचानक से वो चीजें होती हैं उसकी लाइफ में, कभी कभी इतना डेंजरियस होता है ये कि डेथ तक हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है गाबा की को डिक्रीज होता है, इस कंडीशन में देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा। डिप्रेशन जो होता है इसमें सीरोटोनिन का लेवल इसमें भी कम होता है, सिस्टेमिक सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लुक्सेटिन, सर्टालिन वगैरह इसमें ड्रग जो होती है वो दी जाती है। तो इसके न्यूरोट्रांसमीटर थोड़े याद रख लेना, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस इज करंटली कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रोफेशनल। किस टाइप की नर्सिंग प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी किस टाइप की नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही है यही पूछा गया है। प्राइमरी केयर नर्सिंग, कम्युनिटी बेस्ड, ऑथोराइज या एविडेंस बेस्ड। सबसे बेस्ट पेशेंट की केयर अच्छी हो, पेशेंट की जो आप केयर कर रहे हैं उसमें नया इनोवेशन आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस जो चलती है वो होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि प्रूफ होना चाहिए, जो चीज आप कर रहे हो वो प्रूफ के साथ में होती है, दैट इज कॉल्ड एविडेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम असाइन टू अ ड्रग बाय द कंपनी दैट प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट इट। यानी कि कंपनी के द्वारा जो नाम ड्रग का असाइन किया जाता है, जो मार्केट में, मार्केट सेलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसा कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो आप आंसर करिएगा कि क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नेम तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केमिकल नेम जो पर्टिकुलर, ये भी एक केमिकल नेम जो होता है वो कंपनी वाले ही देते हैं जिस केमिकल से ये बनी हुई है। ट्रेड नेम का मतलब होता है ब्रांड नेम। क्या मतलब होता है? ब्रांड नेम। जैसे कि टाइलिनॉल, टाइलिनॉल का जेनेरिक नेम क्या होता है? एसिडा अमीनो
ये इसका जेनेरिक नाम है। जो कौन देता है, इसकी जो कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल, वो कंपनी देती है, उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, कंपनी के द्वारा दिया गया। और ट्रेड नेम या ब्रांड नेम जो होता है, जिसको हम टाइलेनॉल बोलते हैं, ये मार्केट में सेलिंग के पर्पस से होता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यस, जेकेएसएसबी आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब आपको मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए और फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट के सॉल्यूशन आपको देखने हैं, वो भी डिटेल में, टेस्ट देने के बाद में। और वहां पे आपको हमारी ऐप पे जो परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि कौन सी सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन सी सब्जेक्ट में आपका बेटर परफॉर्मेंस है, वो भी आपको पता चल जाएगा। प्लस जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहां पे। 1 ईयर की तक ये एग्जाम या फिर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके पास रहेंगे। जेकेएसएसबी के पुराने पेपर के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 39 टेस्ट आपको मिलेंगे। बहुत ही कम प्राइस में हमने इसको रखा है। तो एग्जाम से पहले अपने आप को असिस्ट जरूर कीजिएगा और इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है फॉर एनी क्वेरी अबाउट जेकेएसएस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? रॉबर्ट हुक, जेचारिस जेनसन, गैलीलियो या फिर एंटनी वन ल्यूवेनहॉक? आंसर करिएगा। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, जिसने फर्स्ट बार माइक्रोस्कोप का यूज किया था, वो कौन थे? कई बार हमने पढ़ा है ये चीज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर? एवरीवन, क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो दिया था, लेकिन ये फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी नहीं है। एंटनी वन ल्यूवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोले जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? आंसर करिएगा। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? एवरीवन, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यस। तो हेनरी फायोल जो थे, आपको पता है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए थे, ताकि प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्कॉलर चेन और भी बहुत सारे इसके अंदर इंक्लूडेड दिए थे। और वो किसने दिए थे? हेनरी फायोल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल। बाकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप एंड एनवायरमेंटल थियरी, इन्होंने दी थी। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। डेनाइल फ्रूड जो थे, ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है सिगमंड फ्रूड के साथ में। और ये भी एक साइकोलॉजिस्ट। कौन थे ये? साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैरी फॉलेट, इन्होंने भी मैनेजमेंट में इनका कोई योगदान नहीं था। इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। क्लास को एक बार शेयर करते रहिएगा और साथ में आपको आंसर भी करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रिएंट? इनमें से कौन सा हम न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन में नहीं डालते हैं? यानी कि आपको पता है, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपके आते हैं फेट, कार्ब्स होते हैं, और आपके क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो छोटे न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके अंदर आपके होता है विटामिन, होता है मिनरल्स होते हैं। उसके बाद में विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से नॉट क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रिएंट, तो देखिए मिनरल्स, फेट और विटामिन,
ये आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वुंड हीलिंग के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फाइबर जो होता है वो किसी भी तरह का कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है पर्टिकुलरली। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है लेकिन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में हम इसको काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी रहेगा। काफी टिपिकल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। Which of the following is not considered a characteristics of health indicator? आंसर करिएगा रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वैलिडिटी या फिजिबिलिटी। आंसर करिएगा, क्लास को एक बार शेयर करना है और सभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए सभी आंसर करिएगा। यस, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है। आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। एवरीवन क्लास को शेयर भी करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जो गया है कि नॉट कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी है ये किसी तरह का हेल्थ इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम हेल्थ इंडिकेटर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर तो यहाँ पे बी आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है वो आपके किसके अंदर आता है? रिलायबिलिटी के अंदर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी यानी कि मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी मतलब कि मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। ये दोनों चीजें रिसर्च की हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंटली मेजरमेंट आप करेंगे तो सेम चीज आती है, और वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट, वो होता है वैलिडिटी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिजिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर डाटा कलेक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पर्टिकुलरली डाटा कलेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ए 3-year-old child is admitted to the emergency room with dehydration following an illness. The pediatrician explained that maintaining a fluid and electrolyte balance is really critical in children. Of course, ठीक है, more so than in adult. Why is the fluid and electrolyte balance more critical in children than adult? क्यों टिपिकल होता है एडल्ट से ज्यादा चिल्ड्रन के अंदर फ्लूइड को मैनेज करना? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। एवरीवन सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है आपको, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यस, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एडल्ट से ज्यादा चिल्ड्रन में क्यों क्रिटिकल होता है फ्लूइड को मैनेज करना? बिकॉज वेट के, उनका बॉडी वेट कम होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो रहता है उसमें ज्यादा डिमांडिंग होता है, और इस वजह से रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि रीनल फंक्शन 4 साल से छोटे बच्चे के अंदर इमेच्योर होते हैं। बाकी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज लेस देन एडल्ट, ऐसा नहीं है। ये भी आंसर नहीं होगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिक्वायर्ड पर यूनिट फॉर बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा
एग्जैक्टली क्या होगा कि बच्चों में जो किडनी होती है वो इमैच्योर होती है, जिस वजह से ये चीज देखने को। अगेन जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर स्टाफ नर्स की डेट 28 ऑफ जून आ चुकी है। अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने चाहते हो तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़े। बाकी डेली हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्लास लेकर आए जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस्ड पे ही रहेगी, और आपके टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको, प्लस एमसीक्यू टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू सॉल्व किए हुए एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप पर। 1 साल तक ये एमसीक्यू आपको मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप बकायदा, और उसके बाद में वहां पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे, जेकेएसएसबी के पैटर्न के बेस पे मिलेंगे आपको ये सारे एमसीक्यूज। तो पढ़ने के लिए किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो आप कितनी भी बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड वॉच है, ठीक है ना। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।